नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता शामिल। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा। सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा बजट सत्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन। पुणे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अधिवेशन में जुटे भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह और नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को महानिदेशक अजौले सहित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पहाड़ी से गिरे चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत, 8 घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में घायल हुए लोगों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले पर पलटा हाई कोर्ट का फैसला। योग्यता के लिए 93%, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए 5% और अन्य के लिए 2% के आरक्षण के प्रावधान के आदेश। केरल में निपा वायरस से संक्रमित 14 वर्षीय लड़के की मौत। राज्य में वायरस के संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी। उच्च स्तरीय बैठक में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सरदार सरोवर बांध सहित 36 जलाशयों और 25 बांधों के लिए अलर्ट जारी। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। मुंबई में आज सुबह से झमाझम बारिश। भारत की किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 200 मीटर रेस में जीता स्वर्ण पदक। दूसरे स्थान पर रही ज्योति याराजी। राजेश रमेश ने 400 मीटर रिले में जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इनके अलावा सपा नेता रामगोपाल यादव, कांग्रेस के जयराम रमेश, डीएमके के तिरुचि शुआ समेत विपक्षी दलों के नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ मंथन हुआ है। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। और सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि संसद में सही ढंग से चर्चा जरूरी है। बजट आने वाला है तो इसलिए अलग अलग पहलुओं पर किस तरह से चर्चा होनी चाहिए। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई पार्टियों ने अपने राज्यों के भी विषय कुछ लिए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बात की। लेकिन एक बात निश्चित है, मैंने जो सुझाव दिया कि सत्र पार्लियामेंट का किस तरह से अच्छी तरह से चले, अच्छी डिबेट हो, अच्छी चर्चाएं हो और व्यवधान कम से कम हो। देखिए, कोई भी इश्यू तो आएगा, इतने बड़े हमारे देश में अलग अलग घटनाएं अलग अलग राज्यों में घटती हैं, उनको जरूर इस संसद में उठाना चाहिए, लेकिन एक तौर तरीके से उठाया जाए तो उस पर व्यापक चर्चा भी हो। और अब देख लेते हैं बजट से संबंधित खबरें। आइए अब जानते हैं आने वाले बजट से देश के लोगों को क्या उम्मीदें हैं। अगर हम रेलवे में भी देखें तो रेलवे में भी ज्यादा फोकस उनको करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अभी रिजर्वेशन को लेके काफी सारी बातें हो रही है, तो इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर
बढ़ता ही जा रहा है, तो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, अगर हम एनर्जी के एस्पेक्ट्स को अगर हम लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारी सब्सिडी भी देनी चाहिए। जो जनरल कोचेस होते हैं वो भी उनको शायद बढ़ाना चाहिए। पहले ये एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद आगे के प्लान करना चाहिए बजट में। लास्ट टाइम भी जब बजट आया था तो गवर्नमेंट हैज प्लान टू इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ on railway sector, which really helped in terms of how railway stocks have done in past 2-3 years of time. Government just keep continuing those plans for making investments in these sectors even in this budget. रेलवे से लोगों की उम्मीदें अब पूरी हो रही हैं। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि ये रेलवे का स्वर्णिम काल है। भारतीय रेल देश में सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम है। हर रोज लाखों लोग ट्रेनों के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर का लाखों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे बजट 2.4 लाख करोड़ से अधिक था। आइए जानते हैं रेल बजट, जो कि अब आम बजट का हिस्सा है, क्या है लोगों की उम्मीदें। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण नींव है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारतीय रेलवे में बदलाव आए हैं। सरकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। लाखों लोग रोजाना भारतीय रेल से सफर करते हैं। इसी के चलते मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में रेलवे का बजट भी बढ़ाया है। अंतरिम बजट 2024 में रेलवे पर विशेष ध्यान दिया गया। पिछले साल के मुकाबले 15,000 करोड़ रुपए ज्यादा आवंटित किए गए। इस रकम से रेलवे के 3 नए कॉरिडोर और 40,000 पुराने डिब्बों को वंदे भारत ट्रेन के सुविधाजनक कोच में बदलने का प्रावधान किया गया। 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर को पीएम गतिशक्ति योजना में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक लोड कम होगा, जिससे यात्री ट्रेनों की संख्या और स्पीड बढ़ने में भी मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। यह एक बड़ी योजना है जिसका उद्देश्य मांग से पहले बुनियादी ढांचा क्षमता का निर्माण करना है और माल ढुलाई में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना है। भारत में रेल मंत्रालय ने अमृत भारत नामक एक नई योजना शुरू की है, जो पूरे देश में भारतीय रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। इसे 1000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के बुनियादी ढांचे के विकास के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत 1251 स्टेशनों का विकास किया गया है। स्टेशनों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटन और व्यय का विवरण इस योजना के अंतर्गत आता है। फिलहाल 82 वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका आंकड़ा बढ़ाना मंत्रालय का फोकस है। साल 2021 से रेलवे के बजट आवंटन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रेलवे ट्रेन की सामान्य बोगियों को वंदे भारत में कन्वर्ट करने को लेकर सरकार पिछले कुछ समय से काफी जोर दे रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों और माल ढुलाई के लिए रेलवे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और हाई स्पीड ट्रैक बिछाने के साथ ही यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। साल 2024-25 के बजट में भी सरकार का झुकाव इस ओर देखने को मिल सकता है। आम जनता के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, नेटवर्क बढ़ाने, भीड़भाड़ कम करने और रेलवे दुर्घटनाओं से बचकर रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने पर आने वाले रेल बजट पर फोकस रहने की उम्मीद है। रेलवे बजट में मेट्रो नेटवर्क, नमो भारत कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड कॉरिडोर और आर्थिक गलियारों के विस्तार के लिए पूंजीगत धन उपलब्ध कराना रेल मंत्रालय का मकसद रहेगा, ताकि सकारात्मक गति जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े सदस्यों की संख्या मई में 19.50 लाख बढ़ गई है। यह अप्रैल 2018 के बाद की सबसे बड़ी वृद्धि है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2023 की तुलना में इस साल मई में ईपीएफओ से जुड़ने वाले सदस्यों का शुद्ध आंकड़ा 19.62% अधिक रहा। ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में वृद्धि दिखाता है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल मई 2024 में ईपीएफओ में 9.85 लाख नए सदस्य जुड़े हैं।
आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि ये पहली बार है जब हमारा देश इस समिति की मेजबानी कर रहा है। ये हमारी विरासत को संरक्षित करने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। देश अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। इस बैठक के माध्यम से भारत को एक बार जहां अपनी विरासत को पूरे विश्व के पटल पर रखने का अवसर मिलेगा, दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में जुड़े रह, देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा। भारत मंडपम एक बार फिर G20 की तरह जगमगा उठेगा। यहाँ 21 जुलाई से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में यूनेस्को की महानिदेशक मैडम आड्रे अजोले और यूनेस्को विश्व धरोहर सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मंत्री, राजदूत और क्षेत्र विशेषज्ञ जैसे व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विश्व धरोहर स्थलों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। इस सम्मेलन में यूनेस्को की महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत अपने वैभव और विरासत के लिए जाना जाता है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 42 हो गई है, जिन्हें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित विरासत की श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, आगरा का ताजमहल, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और जयपुर शहर आदि कुल मिलाकर 34 सांस्कृतिक धरोहर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एवं असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान समेत 7 प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में है तथा सिक्किम से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित विरासत की श्रेणी में है। अपनी धरोहर और संस्कृति के प्रति प्रधानमंत्री की सजगता का एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में 12 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सम्मेलन के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और प्रदर्शनी भी लगेगी। इनमें मुख्य रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प उत्पादकों की प्रदर्शनी, UPI वन वर्ल्ड, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन परंपरा पर एक प्रदर्शनी शामिल है। साथ ही सर्वे संतु निरामया के संदेश के साथ अतिथि योग और ध्यान भी करेंगे। इस मेजबानी से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सांस्कृतिक महत्व को भी बल मिलेगा। यूनेस्को के इस सम्मेलन का आयोजन भारत के धरोहर और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, जिससे भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। ये आयोजन भारत के लिए गौरव का विषय है और देश की धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। DD न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है। पुणे में हो रही महाराष्ट्र भाजपा के राज्य सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की बदली हुई रणनीति पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य नेता शिरकत कर रहे हैं।
एक दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन के दूसरे सत्र की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। केरल में निपा वायरस का 5वां मामला सामने आया है। मलप्पुरम में 14 साल के एक बच्चे में निपा वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में वायरस के संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी है। इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को मलप्पुरम जिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें निपा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य इस मुद्दे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि 214 लोग प्राथमिक संपर्क सूची में हैं, जबकि 60 हाई रिस्क वाले हैं। संपर्क सूची में शामिल सभी लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। मलप्पुरम में निपा वायरस की पुष्टि होने के बाद रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए हैं। इन सबके बीच वायरस पर काबू के लिए सरकारी आदेश के तहत गठित एसओपी के आधार पर 25 समितियों का गठन किया गया है और संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में आवश्यक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और 8 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायलों में एक स्थानीय निवासी भी शामिल है। करीब 6 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षाकर्मी, जिसमें एनडीआरएफ, डीआरवाईएम-एफ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए हैं। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 यात्रियों के शव निकाले हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में बने अस्थायी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अन्य यात्रियों की खोज में प्रशासन का सर्च अभियान जारी है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और यात्रा के रूट में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में हुए हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, केदारनाथ यात्रा मार्ग के पास पहाड़ी से मलबा और भारी पत्थर गिरने से कुछ यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस संबंध में निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हो। राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। अंत में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं और जब सीनियर लीडर हो या कोई भी मेंबर जब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं तो हम उसको व्यवधान ना करें, डिस्टर्बेंस ना करें। पिछली बार स्पेशल सेशन के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट, आदरणीय राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव देते समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिप्लाई दे रहे थे तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी डिस्टर्ब किया गया था। उसको लेकर के आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अपील किया गया है कि ऐसा हमारा संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। जब देश का प्रधान भवन से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बताया गया कि सर्वदलीय जो बैठक हुई है उसके बाद प्रेस वार्ता और किस तरह से जो सत्र है उसके लिए तैयारी पूरी की गई है। और हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के जो है एक ट्वीट किया था और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि हादसे में घायल हुए लोगों को त्वरित रूप से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं किरण। इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा 22 जुलाई को और 23 को जनरल यूनियन बजट 2024-25 पेश किया जाएगा। उसके बाद ये क्योंकि बजट सेशन है तो हमारे जितना भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल बिजनेस है वो पहले होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बिल्स लेजिस्लेशन कोई भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी मेंबर्स क्वेश्चन आवर के अलावा 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, 377 हो
या किसी भी रूल के तहत चर्चा के लिए सरकार खुले मन से सबसे बातचीत करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का माध्यम से दोनों सदन के अध्यक्ष से बातचीत करके हम अच्छा हाउस चलाने का उम्मीद करते हैं। और फिर मीडिया वालों को आपको धन्यवाद देता हूं, आपने आज यहाँ आकर के हमारे इस मीटिंग इतना देर हो गया फिर भी आप इंतजार करते रहे, धन्यवाद जी। वो आगे हर पार्टी ने अपने अपने मुद्दे या जो विचार को रखे हैं, क्योंकि इतने पार्टी हैं और कई सारे मुद्दे हैं। जो एक दो मुद्दे अगर 40-50 मुद्दे होते तो हम गिन के बताते, इतने सारे मुद्दे हैं तो उसको सम्मिलित करके सामूहिक रूप से सबका बात सुन करके फिर विषय को चर्चा करने के लिए जो भी समय तय करेंगे हम लोग आगे ले जाएंगे। धन्यवाद जी। तो संसद भवन से प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब ट्रेन में भी महिला यात्रियों को पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड्स मिल सकेंगे। जी हां, पश्चिम मध्य रेल जोन का भोपाल मंडल ये पहल करने जा रहा है। इसमें ट्रेन के कोच के भीतर ही सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए कोच के अंदर एक कॉम्पैक्ट मशीन इंस्टॉल की जाएगी, जिसकी मदद से ट्रेन के कोच के अंदर ही सैनिटरी पैड महिलाओं को मिल जाएंगे। 100 पैड की क्षमता वाली ये ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन महिला यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। सर, हम लोग इसको हिमाचल एक्सप्रेस के डिफरेंट कोचेस में भी हम ये सैनिटरी पैड मशीन को स्थापित करेंगे और देखेंगे कि इसको हम और डिफरेंट ट्रेन्स के अंदर लगा सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज से अयोध्या धाम में स्थित श्री राम मंदिर परिसर में पुजारी के एंड्रॉयड फोन के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यह बड़ा फैसला किया गया है। अब रामलला के श्रृंगार से लेकर भगवान की सेवा और राग भोग में शामिल रहने वाले पुजारी और अर्चक एंड्रॉयड फोन लेकर रामलला के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पुजारी और सहायक पुजारी को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कीपैड मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। साथ ही भगवान की सेवा, राग, भोग और पूजा को लेकर बाकायदा एक सहायक पुजारी के साथ 5 अर्चकों की तैनाती भी कर दी गई है, जो रामलला की राग, भोग, सेवा और उपासना में दिए पहर पर उपलब्ध रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट काफी दिनों से रामलला की सेवा को लेकर नियुक्त पुजारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अर्चकों को नियुक्त करने के प्रयास में है। इसी कड़ी में 20 नए अर्चक, जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के नेतृत्व में पूजन अर्चन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें तैनात किया गया है। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया है मंदिर में, कोई भी फोन नहीं जाएगा जो इंटरनेट कनेक्शन वाले हैं। तो अब उनको जब मना कर दिया गया है तो बटन वाले फोन सबको दिए गए हैं, जिससे कि सिर्फ बात कर सकें, कॉल स्वीकार करें, कॉल कर सकें। तो बटन वाले फोन दिए गए, क्योंकि अभी ये जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो ताकि वो फोन हमारे पास नहीं है तो ट्रस्ट ने उनको प्रोवाइड कर दिए, उनको ट्रस्ट दे दिए, सभी पुजारी को मिलेगा वो। और हो सकता है कुछ दिनों में जो और भी लोग हैं सभी के ऊपर रोक लग जाए कि अंदर जाएंगे तो बटन का ही मोबाइल लेके जाएंगे, इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह पंता चौक श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था रवाना हुआ। तीर्थयात्री पवित्र स्थल के लिए रवाना हुए बालताल और पहलगाम यात्रा के बेस कैंप की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वे अपनी आस्था से जुड़ेंगे और आशीर्वाद लेंगे। अब तक पिछले 22 दिनों में 3,86,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है। आज सुबह जम्मू कश्मीर से 3,113 यात्रियों का एक और जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। कल शनिवार को 11,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में विशेष उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए लिखा, ये बेहद खुशी और गर्व की बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ चौथे स्थान पर आया है। हमारा दल 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक लेकर आया है। ये उपलब्धि कई अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी और गणित को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी।
अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विश्व स्तर पर चौथी रैंक हासिल करने और अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करने के लिए हाई स्कूल के छात्रों की 6 सदस्यीय भारतीय टीम को बधाई देता हूं। गुरुजनों और शिक्षकों को साधुवाद। ये गुरु पूर्णिमा पर हमारे छात्रों की ओर से एक उपहार है। टीम इंडिया की उपलब्धियां बेहद गर्व और खुशी की बात हैं। मुझे यकीन है कि अन्य छात्रों को वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।